लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, ऐसे लग रहा है कि घर की बातें बाहर आ गई हैं। शाम की चाय, सुहाना मौसम और घर की बालकनी, ये तो घर की बातें होती हैं। वीकेंड पे ऐसा ही हुआ होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, यही रहा होगा वीकेंड पे। घर का माहौल तो ऐसे ही होता है ना। और जब मौसम अच्छा हो, बालकनी हो और पीछे बैकग्राउंड आपका अच्छा हो तो ये नजारा तो बनता है। यही हुआ था, मैंने तो ये बालकनी वाला ही सीन था मेरा। ये था ना, चाय लेके आप बैठी थी। वीकेंड पर अच्छा था, वीकेंड पर मौसम बहुत अच्छा। और मौसम के साथ ना ये है कि मौसम जैसे ही अच्छा होता है ना, आप कितने ही टेंशन में हो, कितना ही काम कर रहे हो, आपका जो मूड है ना वो बहुत लाइट हो जाता है और आपको अच्छा फील होने लगता है। नहीं, ये तो है ही बिल्कुल। ये कहा भी जाता है कि मौसम के साथ साथ लोगों का मूड भी उतना ही अच्छा रहता है। हमारी नेचर के साथ हमारा, क्योंकि मूड बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। खाने का कॉम्बिनेशन भी जोड़ दो ना, पकौड़े किसने खाए हैं चाय के साथ? मेरे रह गए, तभी मैंने कहा आज समोसे मंगवा लिए जाए। मैंने कल समोसे ही खाए थे। मैंने खाए मिक्स पकौड़े और चाय। अरे वाह, गजब का कॉम्बिनेशन है। चलिए देखिए, मौसम प्लस फूड कॉम्बिनेशन प्लस अच्छा मिजाज, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मौसम को लेकर बदलाव हुआ है वो हम सभी जानते हैं। और क्या कुछ है खुशी? बिल्कुल, दिल्ली में कैसा मौसम है वो आपको बताएंगे, क्योंकि गुनगुनी धूप, हल्की ठंडी हवाओं के झोंके और आसमान में बादलों का घेरा, बिल्कुल जश्न बहारा हो गया है दिल्ली के लिए। तो दिल्ली में जैसा मौसम है एक बार आपको दिखाते हैं। कहने को तो महीना मई का है, मौसम गर्मी का है और सूरज की बेपनाह तपिश का है, लेकिन मई के इस महीने में फरवरी वाली गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम की रंगत कुछ अलग ही नजारा पेश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम में जश्न बहार आ गई हो। हल्की सर्द हवाएं, आसमान में काले घने बादल और बारिश की फुहारों के इंतजार के दरमियान एक फील गुड वाला एहसास। दिल्ली से देहरादून, केरल से कोल्हापुर तक मौसम का मूड कुछ कूल सा है। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां की फिजाओं में वीकेंड के बाद भी खुशनुमा माहौल बना हुआ है। न तपती धूप है, न लू के थपेड़े। वो तपिश जो बीते कई हफ्तों से सांसों में चुभ रही थी, वो भी जैसे आराम करने चली गई हो। बस है तो हल्की ठंडी हवाएं, आसमान में काले घने बादलों का डेरा और मीठी मीठी ठंड की फील। वीकेंड के बाद दिल्ली का ये मूड जैसे कह रहा हो कि कुछ पल इस मौसम के नाम कर दो। शनिवार की रात आंधी और बारिश ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, तो रविवार की सुबह गरज चमक के साथ हुई बारिश में सिर्फ 2 घंटे के अंदर 68 मिलीलीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो नौतपा के दौरान 25 मई से 2 जून तक गर्मी के तेवर कुछ नरम ही रहने के आसार हैं। फिलहाल नर्म हवा का हर झोंका दिल्ली वालों को बता रहा है कि गर्मी गई नहीं है, बस फिलहाल थोड़ी राहत भी है। काले घने बादलों के दरमियान मौसम ऐसा है कि जैसे धूप ने कोई समझौता किया हो, सूरज ने भी गर्मी की रजामंदी नहीं दी हो। हल्की बूंदे जैसे कह रही हों, चलो थोड़ी देर सुकून की चादर राजधानी को उड़ा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी। केरल, गोवा, सब जगह अच्छी खासी बारिश हो रही है और मुंबई का तो बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा। मुंबई की तस्वीर हमेशा ऐसी ही होती है। और एक बार जो आपने स्टार्टिंग में बोली ना कि अच्छी बात ये हुई है कि पहले आ गया, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लेट से जाए, हाँ, है ना, ताकि सुकून बना रहे, अच्छा, गर्मी से राहत मिलती रहे। आपका मॉनसून में मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दोनों तरह की यादें हैं, खट्टी मीठी। मतलब मैं फंसी हूँ उस बारिश में। वो जो गजब का मौसम वहाँ पर होता है, तो मैं लोकल में फंसी थी। और अच्छा, पर मजा आता है। हाँ, लोकल भी बंद हो जाती है ना। लोकल बंद हो जाती है। लोकल में हम चढ़े थे और पानी इतना भर गया था कि वो पानी पूरे ट्रैक पर था और हम अंदर थे, हम उतरे नहीं थे। ये था। चलिए मुंबई वाली तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तो है, खुशी की दीपिका खुशी दोनों हमारे साथ है कि बड़ा सरप्राइजिंग सा मौसम बना हुआ है। और लेकिन ये जो सरप्राइज है ना, वो लोगों को काफी ज्यादा भा भी रहा है, क्योंकि मॉनसून आ रहा है, गर्मी कम हो जाएगी, तो कहां कहां पर पूरे देश में, किस राज्य में कब मॉनसून आने वाला है, आपको दिखाते हैं।
इस बार देश में दस्तक देकर दक्षिण पश्चिम मानसून ने ऐसा सरप्राइज दिया कि गर्मी की तपिश झेल रहे इलाकों को भी बरखा बहार के समय से पहले आने की उम्मीद मानो बंध गई है। जहां 1 जून के आसपास मानसून का केरल में एंट्री का पूर्वानुमान लगाया गया था, वहीं इसी अनुमान को खारिज करते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून इस राज्य में बीती 24 मई को ही पहुंच गया और फिर महज 24 घंटे के अंदर गोवा के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे दी, जो इस बार मानसून के समय से पहले आने के संकेत दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून महाराष्ट्र के देवगढ़ तक पहुंच गया है और इसके 2-3 दिनों के अंदर मुंबई तक पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बता दें कि इस राज्य में पिछले 35 सालों में इस बार इसकी एंट्री सबसे पहले हुई है। साल 2025 से पहले 1990 में मानसून 20 मई को महाराष्ट्र पहुंचा था। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस बार अच्छी बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार को मानसून केवल महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ही नहीं बल्कि अरब सागर, कर्नाटक और गोवा में भी पहुंच गया। मई के आखिरी हफ्ते में जिस तरह से देश के कई राज्यों में मानसून बरसना शुरू हो गया है, वो न केवल गर्मी से बड़ी राहत का पैगाम लेकर आया है बल्कि खेती किसानी के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ओवरऑल जो इस समय पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मानसून का जो भरपूर सपोर्ट है, तो इस वर्ष जो ग्रोथ है, खास करके जो 2025-26 का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा, शायद वो अनुमान से और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में भी उस तरीके से ही गति आएगी। इसके कुछ और राज्यों में भी दस्तक देने के लिए माहौल अनुकूल ही नजर आ रहा है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की ये चाल अगले 3 दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, तमिलनाडु के बाकी हिस्से, पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाके और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और क्षेत्रों में भी नजर आ सकती है। हालांकि गर्मी की बेपनाह तपिश से जूझते देश के दूसरे इलाकों में फिलहाल आंधी तूफान और बारिश की बूंदें एक बड़ी राहत जरूर बनी हैं। इसलिए इन जगहों पर भी मानसून की जल्द एंट्री का इंतजार बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इससे पहले कि इस रिपोर्ट पर मैं आऊँ, यहाँ दरख्वास्त हो रही थी कि हम क्या चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे सिरके वाले प्याज। सिरके वाले, मैं ये कह रही थी हम इंडियंस पता है कैसे हैं, हाँ। जरा सी बारिश हुई नहीं, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, हम कहते हैं क्या बनाए। अभी शगुफ्ता ने सिरके वाले प्याज की रेसिपी बताई है। हाँ, मैंने बताया इसको, काला सिरका और व्हाइट सिरका। वो अगर आप ना भी चाहे ना तो ज्यादा खाया जाता है उसके साथ, दाल चावल किसी की चीज के साथ भी। आपको तो पता ही है, घरों में चलता है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप लोग खाने की बात कर रहे हैं। और ये ना मतलब हमारी रियल चाय पे चर्चा है, क्योंकि जो लोग देखते हैं यही लोग तो बात करते हैं एक्चुअली में कि चाय के साथ क्या और खा सकते हैं, क्या चाय के साथ सिरके वाले प्याज तो नहीं खाएंगे। चलिए ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन ये देख लीजिए जरा कि इस बार समय से पहले आने वाले मानसून की एंट्री को लेकर फिलहाल सूरत हाल क्या है और मानसून इस बार कितना अनुकूल रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार बता रहे हैं। सही कहा, समय से पहले ही जो जितनी मानसून कंडीशंस है वो फेवरेबल हो गई। उसके साथ ही एक लो प्रेशर एरिया सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में अरबियन सी में बन गया और डिप्रेशन की फॉर्म में बना इसके बाद, और जो आज की डेट में एक लो प्रेशर की फॉर्म में है जो मराठवाड़ा के ऊपर है। ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है मानसून के लिए, और इसी के कारण मानसून काफ़ी हिस्सों में केरला के बाद कर्नाटका भी कवर कर गया। और आज की बात करें जो डेट 5 जून होती है, आज भी ये महाराष्ट्र के हिस्से कवर कर गया, जिसमें मुंबई भी है। इसके अलावा बेंगलोर भी आज कवर हो चुका है, कर्नाटका के हिस्से कवर हो गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, देन कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के हिस्से भी कवर हो गए हैं। इसके अलावा मानसून ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी कुछ हिस्से कवर किए हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको क्लाउड दिख रहा है। इट्स मीन ये सारी कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हैं। तो इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आप देख सकते हैं क्लाउड्स है, वहाँ हैवी रेनफॉल हो रही है मानसून करंट के कारण, वहाँ भी एडवांस हुआ है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें, 2 से 3 दिनों की बात करें, तो हमारा अनुमान ये है कि मानसून फर्दर महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है, कर्नाटका के जो बचे हुए हिस्से वो कवर कर सकता है, आंध्र के हिस्से, और इसके साथ रायलसीमा या इवन तेलंगाना को टच कर सकता है। छत्तीसगढ़ के हिस्से भी थोड़े समय में टच कर सकता है 3 से 4 दिनों के बाद। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर पूरा कर सकता है, और साथ में सब हिमालयन वेस्ट बंगाल भी कवर होने का अनुमान है।
डॉक्टर नरेश ने तो आपको बता दिया कि हाल चाल क्या महाराष्ट्र। है। हाँ, महाराष्ट्र चलेंगे, पर मैं जी। सोच रही हूँ कि हम नॉर्थ इंडियंस तो बारिश आने की खुशी में सिरके वाले प्याज पकौड़े समोसे मुंबई वाले क्या करते हैं? वड़ा पाव खाते हैं, उनको समय मिलता है बिल्कुल खाने खा, का। वही नाश्ता होता है और वहाँ भजिया? वहाँ का टिपिकल नाश्ता भजिया पाव वड़ा पाव। नहीं नहीं, वो तो सारा साल खाते हैं। बारिश के टाइम पे क्या एक्साइटमेंट रहती होगी? भजिया डाल दो पाव में, ओह, घर पे भी बनता है और बाहर भी बनता मुंबई है। वाले मतलब आपने चटोरे। भजिया पाव नहीं खाया ना? मैंने नहीं खाया। नहीं खाना तो आपको टेस्ट करना बारिश के पड़ेगा फिर। हिसाब से कुछ तो स्पेशल होता होगा तो ना, ये वो बारिश हम के हिसाब normally से भी ही है, खाते वहाँ हैं पर मुंबई वाले। 6-7 महीने बारिश ही होती पर है। वैसे आपका ये कहना है कि हम नॉर्थ इंडियन ही चटोरे नहीं, मुंबई वाले मुंबई भी वाले चटोरे। भी। भाई हमेशा चलता रहता है मुंबई वर्सेस दिल्ली, लेकिन जब मॉनसून का टाइम आता है ना, तो दिल्ली में तो नहीं, लेकिन मुंबई में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो मुंबई में परेशानियां लोग उठा रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश है तो पानी काफी ज्यादा भर जाता है, और जैसा कि शगुफ्ता ने भी हमें बताया कि वहां पे कितनी परेशानी होती है। तो ऐसे में एहतियातन के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे परेशानी कम हो मुंबई वालों को, आइए आपको दिखाते हैं। इस बार जिस अंदाज में दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में समय से पहले एंट्री ली, उसने 2-3 दिन में मुंबई पहुंचने की आहट भी दे दी है। मानसून की ये बहार यहाँ बेपनाह गर्मी की तपिश और उमस से निजात पाने का एक बड़ा सहारा जरूर होगा, लेकिन इस दौरान मूसलाधार बारिश की आशंका यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने और मुंबईकरों को सावधानी बरतने के संकेत भी देती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट दिया है, जिसके मायने ये हैं कि आने वाले समय में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मुंबई, ठाणे और पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां पर समुद्री हवाओं के तेज बहाव और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका बनी हुई है। इसके लिए स्थानीय लोगों से भी प्रशासन ने विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि मानसून के प्रवेश से पहले ही मुंबई में रविवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है, और इस बारिश से ट्रेन या सड़क यातायात फिलहाल तो प्रभावित नहीं है, और प्रशासन भी मौसम के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। उधर बीएमसी महाडा ने शहर में 96 ऐसी इमारतों की पहचान की है जिन्हें बारिश के मौसम में खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इनमें रह रहे लगभग 3100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में जलभराव की पुरानी समस्या क्योंकि रही है, जिसे देखते हुए बीएमसी ने नालों की सफाई, पंपिंग स्टेशन की मरम्मत और इमरजेंसी कंट्रोल रूम की निगरानी जैसी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, ताकि भारी बारिश के दौरान शहर की सड़कें और यातायात सुचारू बनाए रखा जा सके। बीएमसी ने 24/7 आपदा नियंत्रण कक्ष यानी वॉर रूम सक्रिय कर दिया है, जहां नागरिक किसी भी आपात स्थिति की सूचना दे सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। साथ ही लोकल ट्रेन सर्विसेज और बसों के संचालन पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल लोगों से अपील है कि खराब मौसम में जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और किसी भी इमरजेंसी में नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें, क्योंकि मॉनसून का असली आनंद तो तभी है जब बारिश की ये फुहारें आपके दिलो दिमाग को सुकून पहुंचा जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ चटनी चाहिए समोसे के साथ? नहीं, आप ऐसे ही दे दीजिए, लेकिन मैं आप सबके लिए लाई थी, आप में से किसी ने नहीं लिया। अरे पर हम आप चटनी तो खाएंगे। लीजिए, सूखा समोसा कौन खाता है? आप समोसा लीजिए पहले। मैं खा चुकी, मैंने लंच एक्चुअली 4 बजे किया है। अच्छा, 9 तपे की बात बता दें? हाँ बताओ। 9 तपे की बात, ये आपको पता है हर साल 9 तपे आते हैं, मतलब 9 दिन एकदम गर्मी वाले। लेकिन तपने इस वाले। बार 9 तपा क्योंकि आज से शुरू हो गए, 47 की बजाय 37, 47 के बजाय 37 डिग्री पारा हो रहा है। जरा देखिए जाके, 9 तपा का एहसास नहीं हो रहा है कहीं भी। दिन के वक्त छाया अंधेरा, आसमान में घूम घूम कर शोर मचाते बादल और कड़कड़ाती बिजली। मौसम की ये ताजा तस्वीर मई महीने की है, वो मई महीना जो लू के थपेड़ों के लिए जाना जाता है।
यकीनन इस साल का मई बीते सालों के मुकाबले काफी अलग है। एक दिन पहले यानी रविवार से नौतपा की शुरुआत हुई। आमतौर पर नौतपा के दौरान पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कई बार पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मगर इस बार रविवार को नौतपा के पहले दिन दिल्ली समेत ज्यादातर शहरों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि नौतपा का पहला दिन तपाने वाला नहीं रहा, बल्कि गर्मी से निजात दिलाने वाला रहा। ये हम रडार के माध्यम से वो सिस्टम को मॉनिटर करते रहते हैं और समय समय पर ऑरेंज रेड अलर्ट ये जारी करते रहते हैं। बताया गया है कि अरब सागर से तेज नम हवाएं आ रही हैं और इन्हीं की वजह से नौतपा ठंडा पड़ गया। इन्हीं ठंडी हवाओं का असर दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो हफ्ते के आखिरी तक वाराणसी, गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में आंधी और तूफान आ सकता है। अभी ये आकलन है कि अगले 4-5 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पे, मतलब कुछ जगह पे ये जो आंधी तूफान, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का सिलसिला जारी रहेगा। और 30-31 को जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, वहाँ पे कई जगहों पर अभी ये आंधी तूफान और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होने का हमारा पूर्वानुमान है। तपती गर्मी देने वाले मई महीने में बारिश की फुहार लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन बारिश की फुहार के साथ आंधी को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, मौसम के उत्सव की बात तो हमने कर ली है, अब आस्था के रंग दिखाते हैं आपको। तो चलिए, मौसम के उत्सव के बाद अब आस्था के उत्सव की बारी है। आज सोमवती अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा हो रही है। सोमवती अमावस्या पर वट सावित्री पर्व की महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका कहीं अधिक फल व्रतियों को मिलता है, लेकिन अब की बार इस मौके पर अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। तो सोमवती अमावस्या की महिमा के बारे में जान लेते हैं। इस बार वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बेहद शुभ फल देने वाला है, क्योंकि वट सावित्री व्रत के इस पावन अवसर पर इस बार कई अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:11 पर शुरू हुई, जो कल सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। आज भरणी नक्षत्र, शोभन योग और अतिगंड योग का शुभ संयोग भी है। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार वट सावित्री व्रत सोमवार को पड़ा है, जो सोमवती अमावस्या का पावन अवसर भी है। ये संयोग अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यदायक माना जाता है। साथ ही चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि वृषभ में संचार करेगा, जो शुभ संयोग है। माना जाता है कि इस प्रकार के दुर्लभ संयोग बनने से व्रतियों को आज के व्रत से 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए नदियों के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। जब सोमवार को अमावस्या होती है तो इसे सोमवती कहा जाता है। इस अवसर पर शिव जी का रुद्राभिषेक करने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस तिथि पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। जेठ मास के आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। आज के दिन शंकर और पार्वती की पूजा करने के तो बहुत विशेष महत्व है।
और अमावस्या को पितृलोक का फाटक खुल जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों की आत्मा को शांति के लिए पितृदोष की पूजा करते हैं, पितृ का तर्पण करते हैं, जल देते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंड दान करते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। सोमवती अमावस्या को विशेषकर पितरों को शांति के लिए पितृ तर्पण किया जाता है, पिंड श्राद्ध किया जाता है, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सब किया जाता है, क्योंकि पितरों का फाटक खुला रहता है। ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या का दिन आत्मशुद्धि, पितृतर्पण और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति करने का एक शुभ अवसर है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा और उपाय करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए ब्रेक के बाद बात सबसे ऊंचे गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब की कर लेते हैं, जहां रौनक के रंग बिखरे हुए हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 5 प्यारों की मौजूदगी में रविवार सुबह 10 बजे खोले गए थे और तब से यहां आस्था के रंग उमड़ रहे हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा हिमालय की गोद में बसा है। लंबी दूरी तय कर श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अगर आप भी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो इस 5वें धाम के दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां सुकून है, श्रद्धा के साथ कुदरत के हसीन नजारे भी हैं। ये वो पावन तीर्थ स्थल है जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। उत्तराखंड में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जिसके कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। श्रद्धालुओं के पहुंचने से इस धाम की रौनक देखने लायक है। चमोली जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल का नजारा बेहद खास है। यहाँ अभी भी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। गुरुद्वारे के आसपास बर्फ जमी हुई है और इसी बर्फ को हटाकर रास्ता तैयार किया गया है। यहाँ कड़ाके की ठंड और मौसम से मिल रही चुनौती भी है और श्रद्धालु इन चुनौतियों को पार कर यहाँ पहुँच रहे हैं। एक दिन पहले यानी रविवार को जब इस पावन धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए, तब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया। इस बेहद खास मौके पर लोगों ने फूल बरसाए। हेमकुंड साहिब की यात्रा हर साल मई महीने से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं। हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विराट और अनुष्का का भक्ति भाव आपको दिखाते हैं। इन दिनों वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरे। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सबसे पहले विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे थे और उसके बाद विराट और अनुष्का राम की नगरी अयोध्या भी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में विधि विधान से महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना की और रामलला के दर्शन भी किए। गले में फूलों की माला, माथे पर त्रिपुंड, हाथों में महाबली हनुमान की मूर्ति, दिलों में अपार आस्था। ये नजारा राम नगरी अयोध्या का है, जहां क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बजरंग बली के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। कहते हैं हनुमानगढ़ी वो दरबार है जहां मांगी मुराद जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि भक्ति भाव में सराबोर विराट अनुष्का जैसे ही बजरंग बली के दरबार में पहुंचे तो वहीं भव्य राम मंदिर में विराट और अनुष्का ने प्रभु के बाल स्वरूप के भी दर्शन किए। ये विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी वो ऐसे भी आध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव है और भगवान रामलला का उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया और उसके बारे में
उसके साथ साथ थोड़ी सी आध्यात्म के बारे में भी चर्चाएं हुई, यहाँ की पौराणिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई। विराट अनुष्का के अयोध्या पहुंचने के बाद रामनगरी में उनके फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने को बेताब नजर आया। विराट और अनुष्का के काफिले के आसपास प्रशंसकों का मेला लग गया। हाथों में मोबाइल फोन लिए हर कोई इस नजारे को कैद करता दिखाई दिया। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 12 मई को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, जिसके बाद सबसे पहले वो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे। कान्हा की नगरी के बाद अब विराट अनुष्का राम नगरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधि विधान से महाबली की आराधना की। वृंदावन हो या अयोध्या, भक्तिभाव से भरी विराट अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर यूं ही छा जाती हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। एक सवाल और मुद्दा जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि अब वापस से मास्क का दौर लौट रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन मैंने मास्क पहनना कभी छोड़ा नहीं। ये आप एक प्रिकॉशन के तौर पर कह सकते हैं। अभी जो चीज़ें वापस लौट रही हैं कि वही प्रिकॉशन फॉलो कीजिए, वही प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, तो करना स्टार्ट करना पड़ेगा आप सबको। मेरी भी आदत में वही है, मैं भी पब्लिक प्लेस में अभी मास्क पहनती हूँ, वो आदत में आ गया है। बिल्कुल, और अब सैनिटाइजर यूज करना, और जितनी भी आपकी मतलब आप लेते थे ना पहले प्रिकॉशंस लेते थे, अब वो फिर से लेने होंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, ये प्रिकॉशंस लेनी होंगी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें, पहली बात तो हमारी अच्छी खासी आबादी जो है डबल वैक्सीनेटेड है। बहुत लोगों ने बूस्टर डोज लगाया हुआ है। इम्यूनिटी हम लोग की बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए डरने की, घबराने की मुझे लगता नहीं जरूरत। बिल्कुल, आप सबको डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। सावधानी, सतर्कता, निगरानी, टेस्टिंग ये ऐसे हथियार हैं जो कोरोना के रोकथाम के लिए कवच का काम करते रहते हैं। इसलिए भारत का कोविड कवच तैयार है। एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सिर उठा रहा है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में इसका असर दिख रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट को लेकर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 1-2 साल के अंदर एक्सपीरियंस है वो ये कि जो भी नई म्यूटेशन आ रही है, वो म्यूटेशन उतनी घातक नहीं है जो हमने देखी है 2020 और 21 के अंदर जो हमने देखी, उतनी घातक नहीं है। तो ये सब माइल्ड वेरिएशंस हैं, ये एक म्यूटेशंस हैं जो वायरस में होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों में कुछ ना कुछ पार्शियल इम्यूनिटी है कोरोना वायरस के लिए, इस वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, इस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी कंट्रोल कर पाती है। मई की शुरुआत से ही भारत में कोरोना केस सामने आने लगे थे। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में केस ज्यादा हैं, जबकि कुल मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में अब तक कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की है। हालांकि सरकारें कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने में ही भलाई है। एनवायरनमेंट में था, है और आने वाले कई सालों तक ये एनवायरनमेंट में रहने वाला है। ये एक चतुर वायरस है, हर थोड़े थोड़े समय में अपना रूप बदल के, म्यूटेंट बदल कर ये फैलता रहता है। तो ये कोरोना वायरस तो अब एक ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो अभी जो ये नया वेरिएंट बन रहा है, आ रहा है, उससे फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो बार बार हम ये कहते हैं कि जो लो इम्यूनिटी वाले हैं, जैसे डायबिटीज़, BP, हार्ट, किडनी कैंसर, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, इन सब ग्रुप को थोड़ा विशेष
विशेष ख्याल रखना चाहिए। और आपका कोई भी बुखार हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह मुजब से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी चाहिए। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस है उसी से ही आप इस कोरोना का जो नया वेरिएंट फैल रहा है उससे आप बच सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है। ज्यादातर सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2 नए वेरिएंट NB181 और LF7 भारत में पाए गए हैं। इनमें से NB181 का एक मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला था, जबकि LF7 के 4 मामले मई में रिपोर्ट हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में फैल रहे वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक या घातक नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और नजर बनाए हुए है। एजेंसियों के जरिए हालात की लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।